के वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को और उनकी टीम, खासतौर से दिल्ली के वित्त सचिव श्री SN सहाय जी को और उनकी टीम को बहुत 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 बधाई देता हूँ। उन्होंने वाकई एक ऐतिहासिक बजट दिल्ली को दिया है। ये आम आदमी का बजट है। जिन उम्मीदों को, जिन आशाओं को लेकर, जिन सपनों को लेकर दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, ये बजट उनकी उन उम्मीदों को साकार करने की कोशिश करता है। ये बजट गरीब लोगों का बजट है। ये बजट मिडिल क्लास का बजट है। सबसे बड़ी खासियत इस बजट की ये है कि हमने जो कहा सो किया। बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव के पहले कहती हैं काला धन लेके आएंगे और फिर चुनाव के बाद कहती हैं योगा कराएंगे। चुनाव के पहले कहती है महंगाई दूर करेंगे और चुनाव के बाद कहती है स्वच्छ भारत करेंगे। लेकिन हमने जो कहा सो किया। एक वादे के ऊपर कई चीज़ें, कई कार्यक्रम शुरू किए गए। सबसे बड़ी खासियत ये कि ये जनता से पूछ के बनाया गया बजट। ये किसी एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के बनाया गया बजट नहीं है। जनता से पूछ के बजट बनाया गया और इसमें सबके लिए है। महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए, सबके लिए सबका ख्याल रखा गया है। और कोई महंगाई नहीं की गई, कोई टैक्स नहीं बढ़ाए गए। बिना टैक्स बढ़ाए सबके सपनों को साकार करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट इस देश की जनता पे भरोसा करता है। हमें इस देश की जनता पे भरोसा है। इस देश की जनता इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। इस देश की जनता इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। और उस देश की जनता में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका भविष्य, इस देश का भविष्य उतना ही चमकेगा। विकास सरकारें नहीं करती, विकास इस देश की जनता करती है। सरकारें तो विकास के लिए माहौल पैदा कर सकती हैं केवल, लेकिन विकास इस देश की जनता करती है। इस बजट में इस देश की जनता, दिल्ली की जनता के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है शिक्षा और हेल्थ। अगर हमारी दिल्ली की जनता पढ़ लिख गई, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए और अगर हमारे बच्चे स्वस्थ हो गए, हेल्दी हो गए, अगर हमारी जनता स्वस्थ हो गई, तो ये इस देश को, दिल्ली को, न जाने पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बना देगी। तो बेसिकली ये बजट जो है वो दिल्ली की जनता के अंदर इन्वेस्टमेंट है, हमारे बच्चों के अंदर इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा पे 105% इंक्रीज, 106% इंक्रीज, डबल कर दिया गया बजट को शिक्षा का। मुझे नहीं पता, मुझे हिस्ट्री की जानकारी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन पता नहीं आज़ाद भारत के इतिहास में कभी इतना बड़ा एजुकेशन के ऊपर इंक्रीज। बातें सारे लोग करते हैं, सब लोग कहते हैं एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चुनाव के पहले कहते हैं, सेमिनार्स में कहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं, PhD की थीसिस में, करता कोई नहीं है। पहली बार शिक्षा के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया। इससे अब गरीबों को भी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये था कि पैसा है तो अच्छी शिक्षा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो इस बजट में दिल्ली के, जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल हैं, उन दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सभी स्कूलों के अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और पहले साल में 50 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चला के वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव की जाएगी। और अगले साल दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सबके अंदर इससे, पायलट से जो सीख मिलेगी, सभी स्कूलों के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव की जाएगी। हमने वादा किया था 500 नए स्कूल बनाएंगे। हमने वादा किया था 500 नए स्कूल 5 साल में बनाएंगे, लेकिन पहले ही साल में हमने 236
नए स्कूल खोलने का काम शुरू कर दिया और हमें उम्मीद है कि 1 से 2 साल के अंदर ये 236 नए स्कूल बन के तैयार हो जाएंगे। 10 लाख रुपए का लोन। 12वीं के बाद आज अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। अगर कोई लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक कहते हैं गारंटी दो। कहाँ से गारंटी दें, कहाँ से ज़मीन लाएं, कहाँ से घर लाएं? एक गरीब आदमी तो बेचारा पढ़ा ही नहीं सकता। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक गरीब आदमी के 2 बच्चे IIT में एडमिट हो गए, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं कहाँ से फीस दूँ। तो अब वो लोन ले सकता है, सरकार गारंटी देगी, दिल्ली सरकार गारंटी देगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और जिस बड़े स्केल के ऊपर चुनाव के पहले स्किल डेवलपमेंट की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक्चुअली काम करना बड़ा मुश्किल है। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतने बड़े स्तर के ऊपर एक्सपेंशन जो इस बजट में किया गया, और प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, होने वाली बातें हैं, हवाई बातें नहीं हैं, होने वाली बातें हैं। उसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। हेल्थ के ऊपर 45% इंक्रीज बजट का, जिसमें जितने बेड्स 65 साल में दिल्ली के अंदर सरकारी क्षेत्र में बनाए गए, उतने बेड्स अगले 2.5 से 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर क्रिएट किए जाएंगे। जितने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स बन चुके हैं उनको चालू किया जाएगा। 3 नए बड़े हॉस्पिटल्स बनाने का प्रोग्राम है। 500 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। और बड़ी बात है कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट मेडिसिन का और इक्विपमेंट्स का शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से दवाइयों के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार होता है सरकारी अस्पतालों के अंदर, वो बंद होगा। जेनरिक मेडिसिन खरीदी जाएंगी तो सस्ती होंगी। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इन 29 इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अभी इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के भाग रहे थे। इनमें कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ खाली पड़े हैं, क्यों? वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। तो इस बजट में पैकेज तैयार किया गया है। 7 बेसिक सुविधाएं हर इंडस्ट्रियल एरिया को 1 साल के अंदर मुहैया कराई जाएंगी। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ड्रेनेज, STP और एक और था मैं भूल गया। 7 चीज़ें उस स्पीच के अंदर है, आपको मिल गई होगी। 7 चीज़ें हर इंडस्ट्रियल एरिया को 1 साल के अंदर मुहैया कराई जाएंगी। हमें उम्मीद है इंडस्ट्री भागने की बजाय अब इंडस्ट्री दौड़ के यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जितनी सरकारी दांव पेच हैं, सरकारी लाइसेंस हैं, उसको सबको रिव्यू किया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई है सहाय साहब की अध्यक्षता में, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में। ये 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी। और जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी लाइसेंसेस हैं जिनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ आई इनवाइट द फाइनेंस सेक्टर, द सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री वाले, बिजनेस वालों को दिल्ली में बिजनेस करने के लिए हम इनवाइट करते हैं। आप आइए, दिल्ली में बिजनेस कीजिए और आपको बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली माहौल दिल्ली के अंदर मिलेगा। 2 से 3 महीने के अंदर एक बार इनकी रिपोर्ट आ जाए, उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, लाइसेंस राज ख़त्म करेंगे, इंस्पेक्टर राज ख़त्म करेंगे। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में 1880 बसें दिल्ली सरकार खरीद रही है। 1000 बसें क्लस्टर में प्राइवेट सेक्टर से आएंगी। लेकिन जो बड़ा सपना हमारा है वो है कि हम अमीरों को भी अपनी अपनी कार छोड़ के बसों के अंदर लेके आएँ। जैसे आप मेट्रो देखते हैं, मेट्रो में तो अमीर लोग भी चलते हैं, कई अमीर लोग भी चलते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि हम 10,000 बसें दिल्ली की सड़कों पे उतारना चाहते हैं। और ये 10,000 बसें 3-4 कैटेगरी की होंगी। इसमें लग्जरी बसेस भी होंगी, इसमें इकोनॉमी बसेस भी होंगी, अल्ट्रा लग्जरी बसेस भी होंगी। उसकी सर्टेनिटी होगी, जैसा इन्होंने बताया, आपको आपके ऐप होगा,
आपको पता चल जाएगा कि इतनी देर में 5 मिनट में 7 मिनट में बस यहाँ आ रही है और उसमें इतनी सीटें खाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो वी वांट द पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम द प्राइवेट व्हीकल्स टू पब्लिक व्हीकल्स, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही है और वो अड़चन है हमारे पास ज़मीन नहीं है। हमें 500 एकड़ ज़मीन चाहिए ये 10,000 बसें खड़ी करने के लिए डिपो के लिए, और हम डीडीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डीडीए कह रहा है वो 4 करोड़ रुपए पर एकड़ लेगा, तो 2,000 करोड़ रुपए तो हमें बस और डिपो बनाने के लिए चाहिए। तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो अन्याय है। दिल्ली वालों की ज़मीन और दिल्ली वालों को अपनी ज़मीन अपने विकास के लिए खरीदने, आज हम कॉलेज बनाते हैं तो डीडीए से ज़मीन खरीदनी पड़ती है, अस्पताल बनाते हैं तो डीडीए से ज़मीन खरीद, ये तो सरासर अन्याय। किसी और स्टेट में ऐसा नहीं होता। हमारी ज़मीन हमें अपने से खरीदनी पड़ रही है, तो कहाँ से लाएं? 2,000 करोड़ रुपए में आज मैं हिसाब लगा रहा था 5,000 बसें आ जाएंगी, तो 2,000 करोड़ रुपए अगर हम ज़मीन, तो वो हम लोग वेंकैया नायडू जी से मिले थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको गंभीरता से लेंगे। अगर हमें ज़मीन मिल जाती है तो फिर हम 10,000 बसें जल्दी दिल्ली की सड़कों पे उतार सकते हैं, और इससे पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे बहुत बढ़िया ज़बरदस्त असर पड़ेगा। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में इस बजट में काफ़ी बातें हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, हम सब लोग जानते हैं आज पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वेहिकुलर पोल्यूशन है। आज आप एक पेट्रोल पंप पे जाइए, उसका अपना पोल्यूशन चेक कराइए, वो अपनी फ़ीस लेता है और स्टिकर लगा देता है। जांच के नाम पे तो फर्जीवाड़ा ही होता है, कोई जांच वाँच तो होती नहीं, हम सब लोग जानते हैं। अब वो फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 2 महीने के अंदर, इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि जब वो नोज़ल के अंदर अपना सेंसर डालेगा पोल्यूशन का, तो उसके पास तो रीडिंग आएगी, हमारे पास भी रीडिंग आएगी। सेंटर में हमारा कंट्रोल रूम होगा, कंट्रोल रूम में ऑनलाइन रीडिंग आएगी, तो वो फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। अब आपका पोल्यूशन अगर कर रहा है व्हीकल, तो आप वो व्हीकल चला नहीं सकते, फिर आपको पोल्यूशन ठीक कराना ही पड़ेगा। और यही काम हम लोग, जितने एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली के ऊपर, वहाँ एंट्री पॉइंट्स के ऊपर भी ये अपना पोल्यूशन चेकिंग लगा देंगे, तो उससे मुझे उम्मीद है कि पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। और यमुना की को लेके हम लोग बहुत गंभीर हैं, बहुत बड़े प्लान्स बन रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इसमें समय लगेगा, ये 1 साल में होने वाला काम नहीं है। हमने 5 साल की गारंटी मांगी है, तो 5 साल के अंदर आपको ऐसी यमुना करके देंगे दिल्ली के लोगों को कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे पिकनिक के लिए ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ पे बोट राइड के लिए ले जा सकते हैं। स्वराज के लिए एक छोटी सही कॉन्क्रीट पहल है, 253 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं साइड इसके लिए, लेकिन अगले साल सभी 70 की 70 विधानसभाओं में स्वराज को लागू किया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा आज अनाउंसमेंट हुआ वो ये कि ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक वहाँ की लोकल जनता ना कह दे। मोहल्ला सभा, बेसिकली मोहल्ला सभा को अब एक कानूनी ढांचा दिया जाएगा सब्सिक्वेंटली आने वाले समय में किसी कानून के ज़रिए। जब तक मोहल्ला सभा उस एरिया की ना कह दे कि काम ठीक हो गया, तब तक उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो सकती। स्मार्ट सिटी भी एक नारा अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। उस दिशा में भी मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। वाईफाई की शुरुआत उन्होंने की है फेज़ 1 में। फेज़ 1 का मतलब ये नहीं कि पहले साल में, फेज़ 1 मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में ही हो जाएगा। कॉलेजेस और सारे रूरल एरियाज़ में तुरंत इम्प्लीमेंट हॉटस्पॉट्स लगा दिए जाएंगे, और उसके बाद इनका प्लान आगे का है कि सारे मार्केट्स के अंदर, सारे कई जगह 1 साल के अंदर और भी कई जगह वाईफाई आएगा। ई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप ऑनलाइन अपने सारे जितने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, ढिमका सर्टिफिकेट सारे अप्लाई भी कर सकते हो, और आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरिफिकेशन भी, मतलब अब आपका एक फोल्डर बन जाएगा। आपके जितने सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन है, आपको कहीं चाहिए दुनिया भर में, आपको वेरीफाइड चाहिए, आपको सर्टिफाइड चाहिए, आप वो सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी एक, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुझे नहीं लगता कोई भी बजट कॉन्क्रीट स्टेप्स की बात करता है। इसमें कॉन्क्रीटली बात की गई है सीसीटीवी कैमरास, हर बस के अंदर 3-3 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। हर बस के अंदर मार्शल्स नियुक्ति शुरू हो गई है ऑलरेडी।
6 वर्किंग विमेन हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट के अंदर कोई टैक्स प्रपोजल्स नहीं है, तो कोई महंगाई की बात नहीं है। और महंगाई को दूर करने के लिए भी सरकार ने छोटा सा फंड अलग से रखा है। जो जो चीज़ें महंगाई से घटती बढ़ती हैं, जैसे आलू, प्याज, दालें, इसकी सरकार अब अपना स्टॉक रखना चालू करेगी। इस साल हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, आलू और प्याज का हमने स्टॉक रखा था कि अगर आलू और प्याज बढ़ गए ज़्यादा तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे मंडी के अंदर, ताकि दिल्ली के अंदर उसको अगले साल से इसको थोड़ा और व्यापक तौर पे किया जाएगा। और ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा जनता को विश्वास है सरकार के ऊपर, और वो विश्वास पिछले 2 महीने और आज वित्त मंत्री साहब ने 2 महीनों के आंकड़े दिए कि पहले 2 महीनों में 37% इंक्रीज़ है। लेकिन वित्त सचिव साहब ने अभी आज सुबह का आंकड़ा दिया है। आज सुबह तक दिल्ली में वैट की जो कलेक्शन हुई है उसमें 26% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो बात हवा में नहीं कर रहे हम लोग। 26% इंक्रीज़ कैसे हुआ है? हमने तो कोई रेड नहीं की, हमने तो कुछ नहीं किया। तो अब इसको वैट को जो इंक्रीज़ वैट से कलेक्शन जो इंक्रीज़ करेंगे वो बेसिकली, मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था पहले, 2 तरह, एक रेड राज होता है और एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम होता है। हम इन्फॉर्मेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम की तरफ मूव करना चाहते हैं। जब हम खूब इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करेंगे, चारों तरफ से खूब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, और उसके बेसिस पे अगर किसी को पकड़ेंगे तो फिर वो निकल नहीं सकता। आपको रेड क्यों मारें हम? रेड मारने की क्या ज़रूरत है? आपके बारे में चारों तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे, फिर जिस दिन आपको बुलाएंगे अपने डिपार्टमेंट में और दिखाएंगे, फिर आपको खुदा भी नहीं बचा सकता। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम होगा, ऑनलाइन टैक्स सिस्टम होगा, कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम होगा। व्यापारियों को डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप भर दीजिए सब कुछ। लेकिन उसके बेसिस पे लीकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है कि जितने सपने जनता ने देखे हैं वो सपने प्रेजेंट टैक्स सिस्टम से पूरे हो सकते हैं। टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो। मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं, तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे।